Hello to all students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Kumar Prajapati and you are watching a biology classes. Today we are here to discuss the biology which is related to school level, that is 10th standard. 10th standard की जो बायोलॉजी है वो 6 चैप्टर में डिवाइड है। कितने चैप्टर में डिवाइड है? आपकी क्लास 10th स्टैंडर्ड की जो साइंस है उसका पार्ट बायोलॉजी 6 चैप्टर में डिवाइड है। अब ये जो 6 चैप्टर हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, how do organism reproduce, और चैप्टर नंबर 4th हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड चैप्टर नंबर 5th आवर इन्वायरमेंट, एंड चैप्टर नंबर 6th मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये आपके क्लास 10th CBSE बोर्ड की साइंस का जो बायोलॉजी का पार्ट है वो 6 चैप्टर में डिवाइड है। तो आज हम चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे क्लास 10th आपका अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस सब्जेक्ट आपके साइंस का पार्ट बायोलॉजी है और चैप्टर 1 क्या है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1। तो लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 1 वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए आज से रेगुलर स्टार्ट हो रहा है और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे अपने साथ साथ और भी बच्चों तक ये वीडियो लेक्चर्स पहुंच सके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो उन सब का सॉल्यूशन हम आपके कमेंट द्वारा प्राप्त करेंगे और उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपको आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मींस क्या होता है? जैविक प्रक्रियाएं। लाइफ प्रोसेस मींस क्या होता है? जैविक प्रक्रियाएं। अब ये जैविक प्रक्रियाएं, ये लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ आप जानते हैं लाइफ मींस क्या होते हैं? लाइफ मींस होता है नॉट डेड, यानी कि जो जिसकी मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, मींस उसी को हम क्या कहेंगे कि उसमें लाइफ है। और ऐसे जीवों को हम लिविंग बीइंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि लिविंग होगा तो वो क्या होगा? नॉट डेड, यानी उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और इसी को अगर देखा जाए तो एक टर्म मींस क्या? एलाइव। एलाइव मींस क्या होता है? सजीव। और सजीव को अगर हम इस टर्म को अगर देखें तो हैविंग लाइफ, यानी कि जिसमें जीवन होता है। अब आप समझ गए होंगे कि एलाइव मींस भी क्या होता है? सजीव होता है। कैसे? हैविंग लाइफ, जिसमें जीवन होता है। और आप लोग इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल जीवित कहते हैं और कहते हैं जिंदा है। ठीक है, तो ये तो रहा है आपका लाइफ प्रोसेस। अब ये जो लाइफ है, लाइफ में होने वाले जो प्रोसेस हैं ये कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा हम लाइफ और लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए इधर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इसमें ह्यूमन बीइंग्स को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, आर एलाइव आर लिविंग थिंग्स। आप समझ गए होंगे कि जितने भी
प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी क्या हैं? आर एलाइव, यानी कि सजीव हैं, आर लिविंग थिंग्स हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? तो वही कैरेक्टर्स होंगे जो लाइफ की प्रोसेस में होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आइए यहां पे कुछ शॉर्ट टर्म में लिखे गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो भी लिविंग बीइंग्स के क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, यानी जो लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो गति भी करते हैं स्वयं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, यानी कि जो भी जीव हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनके लिए आवश्यक क्या होता है? फूड भी, एयर भी एंड वाटर भी। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, उसमें ग्रोथ होती है। एंड दे आर सेंसिटिव, और वे सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर और ठीक है ना, तो टेम्परेचर हो या आप भी कह सकते हैं मौसम की जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी के लिए ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। लिविंग थिंग्स में और क्या होते हैं? रिस्पायर एंड एक्सक्रीट, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी जीव हैं, वो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, और रिस्पायरेशन की प्रोसेस भी करते हैं, उसके साथ साथ और भी क्या? एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, यानी बॉडी से क्या करना है? वेस्ट मटेरियल को बाहर करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। दे कैन हैव यंग वंस, और वे जो है एक न्यू यंग वंस को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिसपे हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से आप और भी अपने से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स में देखा जाए तो डिफिनिट क्या होते हैं? फॉर्म एंड साइज, यानी उनका अगर देखा जाए जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी शेप और साइज भी क्या होती है? डिफिनिट होती है। और उसके साथ साथ उनका निश्चित क्या होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, और क्या है? एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेंसिटिविटी, यानी ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके हैं? लिविंग बीइंग्स के हैं, यानी ये सारे कैरेक्टर्स लाइफ प्रोसेस में होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? भाई लाइफ प्रोसेस क्या है या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आधारभूत जो कार्य होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, यानी वो ऑर्गेनिज्म अपनी क्या करते हैं? जीवन की को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है वो क्या करते हैं? वो अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं पृथ्वी पर, और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। अब आप समझ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी की अगर आवश्यकता होती है तो ये कहां से प्राप्त होती है? तो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। आप समझ सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है वो किसका कार्य कर रहा है? भोज्य पदार्थ ईंधन का कार्य कर रहा है, और उससे विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को या कोई भी जीव हो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह एनर्जी कहां से प्राप्त करता है? वह एनर्जी
फूड से प्राप्त करता है, और जो भोज्य पदार्थ फूड है वो ईंधन का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एनर्जी भी क्या है, नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं न्यूट्रिशन। अब आप यह भी एक मेन कैरेक्टर्स है लाइफ प्रोसेस का, क्या है, न्यूट्रिशन। तो अब इस न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है, देखो यहाँ पे, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप समझ रहे होंगे कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, लिया जाता है। और न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है ना, विटामिन, मिनरल्स जो भी हैं ये सभी, एंड वाटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जाता है या लिया जाता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज the utilization of these nutrients by the organism। अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन को डिफाइन किया गया है कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन या पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनटेक करता है न्यूट्रिएंट्स को, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ठीक है ना, और ये इनटेक करने के बाद उसको अपने वाइटल एक्टिविटीज में क्या कर लिया जाता है, उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो जैविक क्रियाएं होती हैं या लाइफ प्रोसेस की, उसको उसमें यूटिलाइज कर लिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो हम तो समझ गए कि न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ तो आप समझ गए कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, ठीक है ना, कैसी प्रोसेस है, ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, पोषक पदार्थों को लेना, और लेने के बाद लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म द्वारा उसको क्या करना, यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वह दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का जो पहला प्रकार है वह ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मींस होता है स्व पोषण, समझ गए। ऑटोट्रॉफिक मींस क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी जो या स्वपोषण करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो जीव हैं, उसको क्या है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे कितने वर्ड में, कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड में। तो ये ऑटो मींस क्या होता है, ऑटो मींस होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफी मींस होता है न्यूट्रिशन। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मींस कह सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं प्राप्त करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है, एक टाइप है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जीव क्या करता है, मेक्स यानी कि बनाता है, इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, या मेक्स या सिंथेसिस करता है, किसके द्वारा, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रेजेंट्स इन द सराउंडिंग्स, जो कि उनके चारों ओर उपस्थित होते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक को हम और कौन सा टर्म में यूज कर सकते हैं? सेकंड टर्म क्या आएगा? सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक को हम सेल्फ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और भी इसके ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा करते हैं? तो यह भी आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ हेटेरोट्रॉफिक भी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, हेटेरो मींस अदर या डिफरेंस, ठीक है, एंड ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन। तो आप कह सकते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, यानी कि ये न्यूट्रिशन प्राप्त किससे करते हैं? दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है ना, और भी इसको अपनी तरह अगर आप डिफाइन करना चाहें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इन विच ऑर्गेनिज्म कैनॉट मेक्स इट्स ओन फूड from the simple inorganic materials like CO2 and H2O present in the surroundings। ठीक है, यानी कि जैसे आपने डेफिनेशन लिखी थी ऑटोट्रॉफिक की, वैसे ही हेटेरोट्रॉफिक की डेफिनेशन हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड है। क्या है? पहला तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला टाइप है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रो मीन्स रोटेन और रोटेन मीन्स क्या होता है? सड़ा हुआ। ठीक है ना, तो रोटेन मीन्स होता है सड़ा हुआ। अब जो भी सड़े हुए जो भी मटेरियल्स होते हैं तो इसको सैप्रोफिटिक, ठीक है ना, तो सड़े हुए जो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? सड़े हुए पदार्थों से अपन न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ डेड प्लांट्स। लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा अब डार्क हो गया है, तो लेटर पहचानने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन हम इसको बोल करके समझा रहे हैं तो आप मेरी साउंड्स पे ध्यान दीजिएगा। विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम decaying organic matter of dead plants, animals etc. और कह सकते हैं कि रोटेन ब्रेड्स, या सड़े हुए जो भी ब्रेड्स होते हैं या सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, इनके जो डेड मैटर्स होते हैं उनके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं? ये अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो विच एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव ऑब्टेन इट्स फूड, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, जो सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, और कह सकते हैं डेड प्लांट्स, एनिमल्स और रोटेन ब्रेड्स से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? पैरासिटिक मीन्स परजीवी। ठीक है, परजीवी पोषण क्या है? ये पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। आप समझ सकते हैं कि ये एक परजीवी भी एक ऐसा जीव है, ठीक है ना, जो प्लांट्स और एनिमल्स विच फीड्स एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। तो यहाँ पे बच्चों होस्ट भी समझ लेना, ठीक है, कि होस्ट क्या है?
तो पैरासाइट भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में विच फीड्स क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, किससे, ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों से। ठीक है, तो जिससे भोजन प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि होस्ट का मतलब क्या होता है, जिससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। ठीक है ना, चाहे वो क्या हो सकते हैं, इसके ऑप्शन में आप कह सकते हैं परजीवी के रूप में, ठीक है ना, पैरासाइट्स के रूप में आपका प्लाज्मोडियम भी होता है, ठीक है ना, और क्या लीच होता है, जिसे आप कहते हैं लीच, जोंक वगैरह। तो ये सभी क्या हैं, ये सब अगर देखा जाए तो जोंक मान लीजिए क्या है, वो पैरासाइट है और वो जो है ब्लड सकिंग का कार्य करती है, किससे, मान लीजिए गाय बैल भैंस से। तो जोंक का होस्ट क्या होगा, गाय बैल भैंस होगा। ठीक है ना, क्योंकि जोंक क्या करती है, ब्लड की सकिंग करती है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट्स है, जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। ठीक है, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब देखिए तीसरा टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, इसको आप कह सकते हैं फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। क्या कह सकते हैं, होलोजोइक मीन्स होता है जो कि सॉलिड फूड मटेरियल्स क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, ठोस पदार्थों के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, यानी ये ऐसे एक जीव होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस, अपने बॉडी के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको इंजेक्शन करते हैं, और इंजेक्शन के बाद द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड। ठीक है ना, तो जो इंजेक्शन के द्वारा इंजेस्टेड किया गया फूड मटेरियल उसका क्या किया गया, डाइजेशन किया गया, एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, और उसके बाद में उसको क्या किया, बॉडी सेल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैन एंड अमीबा, अमीबा एक सिंगल सेल का एनिमल्स है और मैन मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर होता है तो अमीबा का जो ये न्यूट्रिशन है वो कैसा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। हमने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया है, इसको आप जो है अपने कॉपी में भी नोट करें और उसके साथ साथ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दें। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन फंजाई। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन फंजाई, समझ गए। न्यूट्रिशन का एक टाइप ऐसा है जो कि कहां पे टेक प्लेस इन फंजाई में होता है। ठीक है, नेम द रॉ मटेरियल्स, भाई रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच ऑक्सीजन, उसका नाम लिखना है कि जिसके जो भी रॉ मटेरियल्स के द्वारा, ठीक है ना, किसका, फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यानी कि उसमें क्या होता है, किस रॉ मटेरियल्स के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है इन फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, डिफाइन करना है आपको सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स को, और यहाँ पे नेम ए गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, भाई आपको बताना है उस गैस का नाम जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। आल्सो नेम ए गैस प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म का नाम देना है और वो हो किसमें से, कोई तो सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म का नाम या पैरासाइट या होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस तरह से ये आज आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर था क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का। इस तरह से आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप लोग अपनी जो है नोट्स बनाते चलें, और किसी को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे और उसका सलूशन हम यहाँ से देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को आशा करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो
आगे आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, जिससे कि और भी आगे आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके, वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो धन्यवाद।